क्लास 11th का हमारा पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आप 11th के सिलेबस को देखेंगे तो 11th के सिलेबस में आप अगर एनसीईआरटी के सिलेबस वाइज चलते हैं या हम जो पढ़ेंगे हम उसमें एनसीईआरटी के सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है ना। हमारा जो पहला चैप्टर है वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड है और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, और कह सकते हो इसमें एरर्स का टॉपिक भी आता है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको पहले इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये बेसिक है। इसके बाद जो इसमें चीज़ें पढ़ी जाएंगी छोटी छोटी वो इस चैप्टर में सवाल की फॉर्म में भी आती हैं और बाद के चैप्टर्स में एज इट इज़ अप्लाई होती हैं। तो वो बहुत बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो हम यहाँ से सीखेंगे और वो हर चैप्टर में हर जगह एप्लीकेबल होंगी, ठीक है ना। तो मेनली ये चीज़ समझने की इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आसान होने के बाद भी इससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में रहता ही है। ऐसा कभी नहीं होता यूनिट एंड मेजरमेंट से एक सवाल ना आए, इवन किसी किसी ईयर में 2 सवाल भी आए हुए। तो आसान होने के साथ साथ ये हमारे लिए कह सकते हो एक बोनस चैप्टर है कि सिंपल है और एक सवाल रहता है। कहने का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ क्या है, बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत स्टार्ट बेसिक से शुरू हो रहा है ये। मतलब कह सकते हैं इसका जो बेसिस है वो एकदम 9-10 से उठकर आया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट करने के तरीके और उसके लिए डिफाइंड यूनिट्स कि हमने मेजरमेंट कैसे करा या किस तरीके से करते हैं और किसके टर्म्स में करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेजरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट इज, आप कह सकते हो, कंपैरिजन of a physical quantity with a standard unit। अभी समझते हैं इसको क्या कह रहे हैं। बहुत आसान सी बात है ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है। ये मत समझना कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आया नहीं है और आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे कहीं बाई चांस आपको, तो हर साल एक सवाल इससे पूछा गया और बहुत फंडामेंटल है, इजी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हमें जब मेजरमेंट करना होता है तो मेजरमेंट करने में सबसे पहली बात होती है कि ये पता करना कि मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ। उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी पहचानना, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी, ठीक है। और फिर किसके टर्म्स में पहचानना, वो क्या है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे ये बोर्ड है, मुझे इस बोर्ड में मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मास, लेंथ, या सपोज मैं किसी बहुत एडवांस मशीन से ये पता कर लूँ कि लकड़ी कितनी पुरानी है, मतलब हम कुछ पता कर सकते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम ये क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनको मेजर करना है। जैसे मान लीजिए ये लेंथ थी, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सपोज मैं ये मार्कर लेकर आया, तो मेरा मार्कर क्या है, उसके लिए एक यूनिट। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसकी लेंथ को कंपेयर कर सकता हूं इस मार्कर की लेंथ के टर्म्स में। सबसे पहले क्या पहचानना होता है, सबसे पहले पहचानना होता है कि हम क्या, किस एंटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास बात है मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है वो हमारे पास सबसे पहले मेजरमेंट में जरूरत होती है एक फिजिकल क्वांटिटी की और उसके बाद जरूरत होती है स्टैंडर्ड यूनिट की, या कह सकते हो सिंपली एक सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसके टर्म्स में। अब देखिए हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने क्या बताया, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, और आपको पता है और भी बहुत सारी होती है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये बेसिकली 2 टाइप की है। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप के होता है। इसमें जो पहला वाला है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल
देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, मैंने क्या बताया कि अगर मुझे कैलकुलेशन करनी सबसे पहले पता करना होगा क्या कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना है इस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से, फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हो कि जो किसी और से डिराइव नहीं हो सकते, ठीक है ना, जो बेस है इन सारी के लिए। जैसे मैंने कहने मतलब क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है। इनको हम, इसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटी भी है, तो कह सकते हो क्वांटिटीज which cannot be derived and are independent in nature and are independent in nature. For example, length, मास एंड टाइम, ठीक है ना, बहुत आसान सी बात है। अब आपको बस एक बार कहने का मतलब क्या, एक बार सुन लेना है, आपको याद हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं। बस क्या है कि हमसे बेसिकली फंडामेंटल सवाल पूछेगा, ये नहीं समझना है कि सवाल नहीं आया। इस इतनी जो बात मैंने बोर्ड पे लिखी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मेडिकल एंट्रेंसेस में अगर आप नीट की बात करते हैं तो हमसे थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी खूब सुना होगा कि मेडिकल के क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो थ्योरेटिकल सवाल का मतलब क्या है, यही सब बातें, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है उसे हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव क्या है, वो क्वांटिटीज विच आर, नाम समझ में आ रहा है भाई, ये तो इसका ना ही हो रहा है, कहीं से निकली है। तो डिराइव क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, ये कह सकते हैं विच आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which are made from फंडामेंटल, जिसको हमने फंडामेंटल से बनाया है। जैसे कह सकते हो कुछ भी, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, कुछ भी। कहने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में अपने, ठीक है ना, कि वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन। फोर्स, मास लेंथ टाइम का कॉम्बिनेशन, मोमेंटम मास लेंथ टाइम का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो इन सब के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो एग्जांपल क्या है इसके भाई, कुछ भी, स्पीड, फोर्स, बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये होती है कि ये तो हो गया कि भाई ठीक है, ये समझ में आया कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या कैलकुलेट करेंगे। और अब बात आती है यूनिट की, किसके टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या है, यूनिट, किसके टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत फंडामेंटल बातें हैं, हम इनको सीख रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है अब वो यहाँ पे समझनी है, यूनिट। आपने पढ़ रखी होंगी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, और आपको ये पता भी होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलना है। हमारे पास जो इसमें अगला पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बात क्या हुई कि भाई अब जैसे लेंथ, मास और टाइम की बात है, तो लेंथ, मास और टाइम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम लोग लेंथ को किलोमीटर, मीटर में मेजर करते हैं, आपने ऐसा जगह पे माइल्स में लिखा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग किलोग्राम, मास को केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं पर पाउंड में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इंडियन सिस्टम की बात करेंगे तो पहले कुछ और ही था इंडिया में, तो ठीक है ना। अगर आप सुनेंगे लोकल नेटिव लैंग्वेज तो उसमें भी अलग अलग टर्म्स मिल जाते हैं मास के। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों ने जब ये समझ लिया है क्या कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए कि भाई मैं इससे कैलकुलेट करूंगा, मैं उसमें कैलकुलेट करूंगा। तो कुछ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो हमारे पास बाय द टाइम आते गए या हमने उनको पढ़ा है। जैसे
सबसे पहला था हमारे पास, ये सबसे पहला क्या, कुछ सिस्टम्स है जिसमें पहला हमारे पास सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, फिजिक्स में इन सारी बातों की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, आपको रफली पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। बिकॉज आपको पता है कि हम खूब बातें करते हैं, इवन बहुत बार सवाल आया कि ये एसआई में है, इसका सीजीएस लिख दो, कन्वर्जन आता है बहुत बार, तो हमें आना चाहिए। तो एफपीएस सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पर कह सकते हो अ सिस्टम विथ 3 फंडामेंटल, इनके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, एक सिस्टम विथ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन से, लेंथ, मास और टाइम। ये अपने सिस्टम में लेंथ को कैलकुलेट करते हैं फुट में, मास को कैलकुलेट करते हैं पाउंड में, और टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकंड में। आई बात समझ में, सिंपल, बहुत मुश्किल है, जल्दी देखते हैं इस चीज को। उसके बाद अगला सिस्टम था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। यहां पर भी फिर से अ सिस्टम विथ 3 फंडामेंटल। इंपॉर्टेंट है भाई ये बात, एक बार, अब तो भाई नीट हो गया, तो पहले मल्टीपल एंट्रेंसेस थे, तो यूपी सीपीएमटी का सवाल है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डू नॉट हैव 3 फंडामेंटल्स। तो मैं अभी आगे लिखवाऊंगा, हमारे पास 4 सिस्टम है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। तो जो 3 है एफपीएस पुराने वाले, जितने भी पुराने वाले हैं, इनके पास बस 3 फंडामेंटल थे। उस एसआई के पास कितने थे, 7, ठीक है ना। और इसमें भी इन्होंने क्या करा, इन्होंने लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम को सेकेंड। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से ये हमारे पास सिस्टम फॉर्म होता है, और ये आपने ये तो 9th 10th में इस्तेमाल भी करा है, मतलब ये चीज आप इस्तेमाल कर चुके हैं सीजीएस को। अब देखो हमारे पास जो अगला सिस्टम है, थर्ड, वो है एमकेएस सिस्टम। देखिए, अगर हम बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम में हम ये कहते हैं कि भाई इसके पास भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। भाई सिर्फ मैंने क्या बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि अलग अलग वक्त पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग जगहों पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट चूज करी गई। किसी ने कह दिया कि मैं किलोग्राम में मेजर करूंगा, किसी ने कहा मैं ग्राम में करूंगा, किसी ने कहा मैं पाउंड में करूंगा, इतनी सी बात। तो 3 फंडामेंटल थे इनके पास, और इसमें इन्होंने लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। बस यहीं से एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आप ध्यान दें तो आपने 9th 10th में या अपने 11th 12th में जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपने इस जो एसआई सिस्टम पढ़ा है, एसआई सिस्टम में भी तो यही हुआ करता था, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड, कोई चेंज नहीं था। आप एसआई में भी यही इस्तेमाल करते हैं। तो एसआई में और एमकेएस में क्या फर्क है? तो आप ये कह सकते हो कि एमकेएस ना, बस एक ड्रॉबैक था इसमें
कि ये हमारे पास 3 फंडामेंटल्स का था, या ऐसा कह सकते हो जो हमने एमकेएस को इस्तेमाल करना शुरू करा तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हमें, या फिजिक्स के जो और डोमेन्स थे वो फंडामेंटल के टर्म्स में कवर नहीं हो पा रहे थे। जो और भी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट क्वांटिटीज हमें दिख रही थी जो खुद फंडामेंटल थी पर हमने उनको माना नहीं था। जैसे कि टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वो लेंथ, मास और टाइम से डिराइव नहीं हुई, पर उसके बाद भी जो अभी तक के सिस्टम थे उसको वहां पर फंडामेंटल नहीं माना गया था। तो फिर क्या हुआ, एक कॉमन सिस्टम बनाया गया, एक कंबाइंड सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था, सब फॉलो मान रहे थे, सब उसको फॉलो करना चाह रहे थे। और वो उस डोमेन में, उस सिस्टम में उन्होंने उन सारी पॉसिबल यूनिट्स को कवर कर लिया जो फंडामेंटल थी। और अब वो सिस्टम फिजिक्स के हर डोमेन में एप्लीकेबल है, हर सेक्शन ऑफ साइंस में एप्लीकेबल है। कि भाई क्वांटम फिजिक्स में लगाना है लगा सकते हैं, मैकेनिक्स में लगाना है लगा सकते हैं, और भी दूसरे जो डोमेन्स हैं वहां पर वो एप्लीकेबल है। तो हमने फाइनल सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। और इसको मतलब ये नाम नहीं है बट लिखा जाता है, अक्सर बुक्स में मिल जाएगा। ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस और मॉडर्न फॉर्म ऑफ एमकेएस भी कहलाता है। ठीक है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ एमकेएस भी कहलाता है। जो एसआई सिस्टम है ये हमारे पास कह सकते हो a system which is internationally accepted and have 7 fundamental quantity and 2 derived quantity। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 डिराइव क्वांटिटी। मैंने क्या बताया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसने सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया। फिलहाल हमारे पास इसमें हर एक डोमेन टच हो जा रहा है, हर एक पार्ट की यूनिट्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है जो फंडामेंटल थी। हम अब फिजिक्स के हर डोमेन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात हो, मैकेनिक्स के टर्म्स में आपको कभी भी एमकेएस और एसआई में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। या इवन कह सकते हो कि अगर सवाल आ जाता है आपके पास कि उसकी एमकेएस यूनिट लिखो तो आपको एसआई लिखनी होती है, कन्वर्जन नहीं करना होता। सीजीएस से एसआई जाओ, सीजीएस से एमकेएस जाओ, ऑल गुड ऑल फाइन। बात समझ में आ रही है, कोई चेंज नहीं करना होता बिकॉज आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये सेम है। तो मैकेनिक्स में तो कोई चेंज आ नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अब आपने फोर्स लिखा तो फोर्स को एसआई में लिख देते हैं न्यूटन, पर एमकेएस में न्यूटन नहीं कहते, एमकेएस में उसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कहा जाएगा। ये एक चेंज हो सकता है बस, वरना न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, 5 न्यूटन 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई एमकेएस बात बराबर। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो एसआई सिस्टम है वो 7 फंडामेंटल का है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बार यूपीसीपीएमटी का सवाल है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव मोर देन 3 फंडामेंटल यूनिट्स। CGS 3, FPS 3, MKS 3 और SI 7। ठीक है ना, तो अब ये बात समझनी, बहुत फंडामेंटल बेसिक लेक्चर है आज का। ठीक है ना, इसके बाद से चीजें थोड़ा टफ होना या हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, पर समझना है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हम आज के लेक्चर में जो भी पढ़ रहे हैं ये आपके फ्यूचर यूज में एप्लीकेबल होगा, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, तो एसआई सिस्टम जो है ना, ये जस्ट सिर्फ ये नहीं बता रहा कि लेंथ मास टाइम वो क्या बोलेंगे। एसआई सिस्टम एक सेट ऑफ गाइडलाइन है, एक रूल्स है कि हम किसी चीज को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से उस एक्सप्रेशन को छोटा लिखा जा सकता है। ये सारी बातें एसआई के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। तो वो सारी बातें हम सीखते हुए चलेंगे जो थ्रू आउट फिजिक्स के रिप्रेजेंटेशन में काम आती है। तो अगर हम बात करते हैं एसआई की, इसी कंडीशन में आप लिखेंगे, बात हो रही थी 7 फंडामेंटल की।
तो जो अलग अलग फंडामेंटल है उनको लिख रहे हैं। एनसीईआरटी में आपको इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशन मिल जाएंगी कि एसआई में 1 kg कैसे डिफाइन करा गया, 1 मीटर कैसे डिफाइन करा गया, ठीक है ना, 1 सेकेंड कैसे। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको बस एक बार रीड कर सकते हैं अगर आपका मन है, वरना हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं फिर से, तो लेंथ को यहां पे लिया गया है मीटर में, मास को या पूरा लिख देता हूं मैं, मास को किलोग्राम में, टाइम सेकंड। तो ये तो एमकेएस के पास भी थे। अब जो नए ऐड हुए, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है केल्विन। बात समझ में आई? उसके बाद करंट। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वैसे तो हमने पढ़ा होता है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, आपने अपने सिलेबस में आपने अब तक जो पढ़ाई करी है वहां पे पढ़ा होगा दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो ये नहीं समझना है कि चार्ज फंडामेंटल है, ठीक है ना, यहाँ पे फंडामेंटल है हमारे पास करंट। तो करंट जो है वो हमारे पास हो गया, आपने पढ़ा होगा एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ठीक। उसके बाद हमारे पास है, आप कह सकते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो वो वैसे एनर्जी इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है समझते हैं पहले। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का जो एरिया है मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। मेरा जो बोर्ड है इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसके ऊपर 5 जूल एनर्जी तुमने फेंक दी 1 सेकंड में। या ऐसा मान लो कि तुमने 10 जूल एनर्जी फेंकी 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना आया? 5 जूल। मीन्स तुम्हारी एनर्जी, अगर तुम 10 जूल 2 सेकंड में फेंकते हो तो तुम्हारी एनर्जी कितनी है? 5 जूल पर सेकंड। और कितने एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर पर। तो 5 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी आपकी? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आगे आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं, बस अभी समझा दे रहा हूं। ये इंटेंसिटी इज एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो इंटेंसिटी ये होती है। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो विजिबल लाइट वाली है, जिससे विजन मिल रहा है, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैलकुलेट करी जाती है कैंडेला में। इसका जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला। ऑल्दो अब हमारे सिलेबस में इसका यूज नहीं है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस से ये पार्ट हटा दिया गया है, तो बस याद रखना है कि यूनिट है। और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कहलाता है मोल। तो आपके पास कहने का मतलब क्या है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हमारे सिलेबस में या एसआई में सारी की सारी कवर करती है। ये तो ये केमिस्ट्री के पार्ट से आ गया, जो भी साइंस का डोमेन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लिया गया। ये मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, ये हमारे पास थर्मल का पार्ट हो गया, ये हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट हो गया। इस तरीके से हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो यहाँ पे सारी पॉसिबल यूनिट्स आ गई हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात नहीं, ऐसी बस बताने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे केल्विन एक साइंटिस्ट है, एम्पियर एक साइंटिस्ट है, कैंडेला कौन है? ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, ये जो अब जैसे एसआई का रिप्रेजेंटेशन, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, ये बात तुम जानते हो। मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें ये रूल नहीं पढ़ाया, तुमने ये रूल पढ़ा नहीं, बट तुम अभी भी वैसा ही करते आए हो। तुम हमेशा आज तक न्यूटन के एन को कैपिटल से लिखते थे, तुम एम्पियर के ए को कैपिटल से लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि तुमने बुक्स में हर जगह लिखा हुआ देखा और वो तुम्हारी हैबिट में। पर क्यों? तो एक्चुअली क्या है कि एसआई का रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको फॉर सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट हम उनके नाम के पहले लेटर को कैपिटल में लिखते हैं, इसीलिए केल्विन का के कैपिटल होता है, एम्पियर का ए कैपिटल होता है, ठीक है ना। पर कैंडेला कोई साइंटिस्ट नहीं है, कैंडेला इज डिराइव्ड फ्रॉम कैंडल्स। तो ये हमेशा अगर इसकी यूनिट लिखी जाए
तो ये तो हो जाएगा कैपिटल के, ये आ जाएगा ए, पर ये लिखा जाता है स्मॉल सी। बात समझ में? तो ये चीज है, थोड़ा सा बस समझना है, ऑल्दो हम अभी इन सारे रूल्स को समझेंगे, लिखेंगे। तो ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात ये आती है कि इसके अलावा आपने कहा सर कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होते हैं, ठीक है ना, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो उनकी बात करते हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो, जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसमें से जो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है आपके पास एंगल, ठीक है ना, वो है हमारे पास एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे अगर बात करेंगे, हमारे पास एंगल क्या होता है? एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। या आप कह सकते हो कि किसी सर्किल के आर्क लेंथ और रेडियस के रेशियो को हम कह देते हैं एंगल। ये हमारे पास क्या है? रेशियो ऑफ आर्क लेंथ विथ radius of a circle is defined as angle। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सर्किल है एक, और ये है एंगल थीटा। तो अगर आप एक सर्किल के एक आर्क को ले, तो सपोज ये कोई आर्क है लेंथ एल का और ये है रेडियस आर, तो इस चीज को कहा जाता है एंगल। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। कहने का मतलब क्या चीज समझिएगा बहुत ध्यान से कि भाई अगर आप देखें तो यहां पर ऊपर भी क्या लिखी थी? लेंथ। नीचे भी क्या लिखी थी? लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत यूनिट निकालना आता हो तो मैं बताऊंगा भाई लेंथ से लेंथ कैंसिल यूनिट के टर्म्स में। तो हमारे पास जो थीटा है इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होती है वो तो होती है रेडियन, पर इसके पास जो ये लेंथ मास टाइम होता है ना, इनको हम बोलते हैं डायमेंशन। आगे चल के जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी ये बात। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर भी लेंथ की क्वांटिटी थी, नीचे भी लेंथ की क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी कैंसिल हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ बचकर आएगी बट क्वांटिटी कैंसिल हो गई। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। बात समझ में आ रही है कि डायमेंशनलेस तो है पर यूनिट है इसके पास। इसके पास जैसे हम लिखते हैं ना कि फोर्स इज 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। एंगल इज 5 रेडियन तो 5 रेडियन, रेडियन लिख सकते हैं, पर रेडियन के पास लेंथ मास टाइम कुछ नहीं है। तो इसका लेंथ मास टाइम में कुछ ना होना मीन्स डायमेंशनलेस। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट वो यूनिटलेस नहीं है। यूनिट है उसके पास, हम उसे रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है, ये आपको पता होगी, मैं लिखवा दे रहा हूं बिकॉज आगे चल के तुम सब ये बातें दोबारा रिमाइंड करने में दिक्कत फील करते हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ऐसा समझो, हमें ये पता है कि भाई थीटा जो है इसको हमने ले लिया रेडियन, तो टोटल एंगल ऑफ सर्किल टोटल एंगल ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है ना।
या आप कह सकते हैं 2 पाई, और यही होता है 360 डिग्री के। चाहो तो निकाल के देख लो, मतलब मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तुम निकाल लो। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, चलो निकाल लेते हैं एक काम को। थीटा क्या होता है? लेंथ अपॉन रेडियस। अगर तुम पूरा सर्किल लोगे, अगर तुम पूरा सर्किल लोगे तो पूरे सर्किल की आर्क लेंथ कितनी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। थीटा कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। बात समझ में आई? या आप कह सकते हैं 2 पाई होता है 360 डिग्री। तो बाई चांस कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास आया पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब कुछ छोटी छोटी बातें, मुझे पता है कि भाई 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट। ठीक है ना, ये सब काम पड़ेगा इसी चैप्टर के सवालों में। ठीक है, बहुत बेसिक है, समझना है। 60 मिनट, तो आपके पास 1 मिनट कितना हो गया? 1/60 डिग्री। ठीक है ना, और अगर इसी चीज को रेडियन में लिखें तो कितना हो गया? 1/60 डिग्री 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। आई बात समझ में? एक और कन्वर्जन देख लो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। पढ़ा होगा ना ये पहले, बस तुम्हें कन्वर्जन लिखवा रहा हूं मैं ये। 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट। और इसी को अगर रेडियन में लिखूं, क्या लिखूंगा? 1/60 पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ में आई बात? इस तरीके से ये हमारे पास एंगल एक छोटा सा पार्ट है, हम बस आपको पता था पहले से, एक बार दोबारा बता दिया गया है। ठीक है ना, ताकि हम आगे चल के इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो। आज का टॉपिक ऐसा मान लो एकदम बेसिक एलिमेंट्री है, जो पुराना तुम कहीं पढ़कर आए थे उन सबको एक साथ कंपाइल करा जा रहा है। ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम इन सारी बातों को सही से और समझकर आगे अपने सवालों में अप्लाई कर पाए। अब देखिए,